आप मुझे सुन पा रहे हैं ऋषि जी? बहुत-बहुत धन्यवाद ऋषि जी। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी, धन्यवाद। धन्यवाद अंशु जी, धन्यवाद उमा जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्र आपका। रविवार शाम आज आप लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ पल का और इंतज़ार और फिर मैं शुरू करती हूँ। जी, धन्यवाद उमा जी, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर ऋषि शर्मा जी। जी, हिंदगी। हिंदी है ज़िंदगी के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व आभार। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस किरदार की चौथी कड़ी से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया, इसका हिस्सा बनाया। हिंदी भाषा के उत्थान, प्रचार, प्रसार में आपका योगदान अति सराहनीय है डॉक्टर ऋषि जी। हिंदगी हिंदी है जिंदगी के इस मंच पर इनके द्वारा विविध कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ, किस्से, कहानियाँ, कविताओं से लेकर कार्यशालाओं तक ये जितना काम कर रहे हैं, हिंदी की सेवा में अनवरत जुड़े हुए हैं, पूरी तन्मयता, दृढ़ता और उत्साह के साथ। तो इन्हें देख हमारा विश्वास अटूट हो जा रहा है कि हिंदी भाषा जितनी समृद्ध है, भविष्य उतना ही उज्जवल, सशक्त होगा। किरदार की इस चौथी कड़ी में सशक्त, सम्मानित, कर्मठ किरदार की अगर बात करूं तो डॉक्टर ऋषि शर्मा का किरदार हम सबके लिए, जो यहाँ अभी मेरे साथ एफबी पर जुड़ गए हैं लाइव, के लिए उत्कृष्ट उदाहरण है। आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। हम सबको प्रेरणा देते आ रहे हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए। किरदार की चौथी कड़ी से जुड़ने के लिए जब मुझे कहा गया तो खोज शुरू हुई, वर्तमान से भूतकाल तक की और पुराने से नए की। यादों की झड़ी लग गई मानो, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, लम्हों की लड़ी, कभी किसी से मिली तो कभी बिछड़ी। कुछ चेहरे जो पड़ गए थे धुंधले, उन पर से धूल हटी, मीठी यादों, बातों, वादों की फिर वही धूप खिली। बनी वक्त की रफ्तार बहुत तेज जब मिली खुशियां, तो बनी वक्त की रफ्तार कछुए की चाल से धीमी भी जब संघर्षों, परेशानियों के बादल से घिरी। था तब भी अपनों का साथ, आशीष दुआ, जिसने उबारा, संभाला और थामा। हम सब उस चरखी झूले, उस चक्रोले पर बैठे हुए हैं, आज ऊपर तो कल नीचे, तो परसों फिर ऊपर।
जब किरदार के लिए सोचना शुरू किया तो पाया कि मेरे मेरे चारों ओर कहानियाँ ही तो घूम रही हैं और हम उन्हें किताबों में ढूँढते हैं। सही कहा जाता है ना, ये दुनिया एक रंगमंच है। यहाँ कहानियों में से किरदार और किरदारों में से कहानियाँ, कहानियों में छिपा हुआ किरदार और उन किरदारों में छुपा हुआ इंसान। इंसानों ने अदा किए कुछ नासमझी, कुछ बहादुरी, कुछ मजबूरी, कुछ संघर्ष के किस्से और उन किस्सों में से दिल को बेहद छू जाने वाले कुछ हिस्से। कहानियाँ कुछ रंगीन, कुछ संगीन और कुछ बेरंगी। एक पल को सुकून तो एक पल को बेचैनी। रास्ते कुछ ऐसे जहाँ गिरकर संभले तो संभल कर गिरे भी, जहाँ इंसानियत कभी दिखी तो कभी दिखानी पड़ी। किस्से कुछ ऐसे जो मन बदल दें या दिल दहला दें। बातें कुछ ऐसी जो दिल बहला दें और दिन बना दें। ये जो रोजमर्रा की हमारी जिंदगी है ना, यहाँ रोज किरदार खेलते आंख मिचौली है। लेकिन इस रंगमंच पर किरदार से ज्यादा रिश्ते निभाए जाते हैं ना। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के इर्द गिर्द घूमते हैं। यहाँ लोग खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। जब किरदार के लिए सोचना शुरू किया तो पहले सोचा कि ईश्वर ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है शिक्षिका, उद्घोषिका, कलाकार के किरदार निभाने की, इनके बारे में बात करूँ? उम, कुछ ख़ास बात नहीं है। फिर सोचा कि नाटक जिनमें मैंने अभिनय किया, उनमें से कोई किरदार चुनूँ। आखिर उनमें भी तो जो किरदार निभाए, उन्हें भी तो पूरी ईमानदारी से निभाया, उन्हें जीने का प्रयास किया था। वे भी तो दिलो-दिमाग में बस गए थे। स्कूल के दिनों में जब नाटकों में अभिनय करना शुरू किया तो ड्रामा सर यही सिखाते कि भई जब तक सही इमोशन नहीं पकड़ोगी, तब तक या सही भावनाएँ या रस को नहीं जानोगी, तुम किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाओगी। कलाकार बनना है ना, तो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। किरदार ईमानदारी से निभाया जाएगा, तभी तो दर्शकों तक पहुँचेगा। इसका पूरा श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगी। मेरी माताजी के अनुसार बचपन से लगभग शायद 3 या 4 साल की थी, बेबी शो से लेकर थिएटर तक उन्होंने ही मुझे इस ओर मोड़ा। माता-पिता को शत-शत नमन। आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उनके आशीर्वाद और दुआओं के कारण हूँ। इस मंच से मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम और धन्यवाद कहना चाहूँगी, अपने जीवन साथी और उन सभी मित्रों, साथियों को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक शिक्षिका, उद्घोषिका और कलाकार जो मैं किरदार निभा पा रही हूँ, उसे गढ़ने, बनने, बनाने, बुनने में मेरा साथ, सहयोग, प्रेरणा दी, मेरा मार्गदर्शन किया और करते आ रहे हैं और यूँ ही उम्मीद करती हूँ साथ निभाते आएँगे। कहने को तो इस रूह के किरदार हैं कितने, कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ। मुसाफिर हैं सब यहाँ, पर रास्ते हैं कितने, फिर भी लगता है खो जाएँगे। यहाँ पल-पल बीतता समय है, पर खर्च होते हम हैं। थपथपाकर कहता है मेरा आने वाला कल, कि ये जो सपने मैं चलते हुए देखने लगी हूँ, इनमें कोई तो बात है, वो मेरे साथ हैं। जिनका प्यार, दुलार, फटकार, मीठी बातों ने मेरे बचपन को सहेजा, संवारा, संस्कार दिए। अपनी ममता की छाँव में यूँ पाला-बड़ा किया कि मैंने सपने देखना शुरू किया। कौन थीं वे या वे कौन थे? चलिए, जानते हैं उनके बारे में और आप सबको लिए चलती हूँ अपने साथ अपने बचपन में। और वहाँ से शुरू करते हुए उन किरदारों से आपकी मुलाकात करवाऊँगी, जो आपके लिए नए नहीं हैं बिल्कुल भी। आप सब उन्हें अपने आस-पास ही पाते हैं। वे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं या हैं। तो मैं उनकी बात करती हूँ जिनका मानना था। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का जो फ़ेसबुक लाइव पर जुड़ गए हैं, मैं आप सबके कमेंट्स का ज़रूर जवाब लिखूँगी।
जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये किरदार आपको ज़रूर पसंद आएगा। तहे दिल से धन्यवाद। रविवार शाम को आप सब यहाँ जुड़े हैं। जुड़े रहिएगा अगले कुछ मिनटों तक मेरे साथ। जी, तो मैं अपनी बात को जारी रखते हुए कि मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उनका मानना था या कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर थीं कि जीवन में सबसे कठिन या सबसे आसान होता है वही बने रहना जो आप हैं। और जो बनने का दिखावा कर रहे हो ना या जो आडंबर कर रहे हो, वैसे बन के दिखाओ, जिसका दिखावा करना चाहते हो या कर रहे हो। वे हमेशा कहती थीं कि सरल होना साधारण होना नहीं है, लेकिन बहुत सरल से और साधारण परिवार से हूँ मैं, और हमारा परिवार था भी ऐसा और है भी। अ, कहने को ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि सपने देखना, और वह सपने देखना कि जहाँ दूसरों में जैसे बनने की बात नहीं, कुछ ऐसा करना जो दूसरों ने ना किया हो, कुछ अलग कर दिखाना, ऐसी जिजीविषा से आगे बढ़ना सिखाया। दिल्ली शहर में रहता है मेरा परिवार, और जिसे बहुत प्यार से, संस्कार से, अपनी मीठी बातों से मेरी दादी माँ, जिन्हें मैं बड़ी माँ कहती, बांधे रखती थी। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों से ही घर की चमक, सुंदरता बनी रहती है। मेरी बड़ी माँ का घर में मौजूद होना हम सबके लिए त्योहार जैसा होता। उनसे घर की रौनक थी। वे न केवल घर की जान थी, लेकिन घर में उनकी जान बसती थी। और साफ सफाई को लेकर अगर मैं बात करूं तो बस पूछो ही मत। उनके पास एक छोटा डंडा होता, उसमें वो बांधती कपड़ा जो बन जाता उनका झाड़न। और सुबह सुबह घर का एक एक कोना, यकीन मानिए एक एक कोना झाड़ती पोंछती। गर्मी की छुट्टियां हो या सर्दी की छुट्टियां, बड़ी माँ के झाड़न की आवाज से ही नींद खुलती। और एक ही सुर, ताल और स्वर में, हेमा उठ, हेमा उठ। झाड़न की आवाज, हेमा उठ। उफ, खींच कर कहती बड़ी माँ, साफ ही तो है सब, कल ही तो साफ किया है आपने और आज फिर। मेरा ये पूछना और उनका ये कहना, कल भी तो खाना खाया था, आज मत खा। क्या कहती, निशब्द होकर बिस्तर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प ना रहता। मेरी बड़ी माँ की बात, एक बात बहुत निराली थी। वे ना कभी ऐसे बैठ कर कोई बात ना समझाती नहीं थी या सिखाती नहीं थी। बातों ही बातों में ऐसी गूढ़ या गहरी बातें कह देती जो जो जीवन की सीख बन गई। ऐसे ही साफ सफाई के किस्से को लेकर मैं खींचती तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा, जिसका घर साफ, माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में। और आज यकीन माने तो मैं भी इस मामले में दादी की परछाई हूँ, और मेरे परिवार वाले कहते हैं दादी पर गई है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और साथ साथ दादी का चेहरा सामने आ जाता है। दादी की बहुत सी आदतें जो है ना, वो स्वाभाविक ही मुझ में आ गई हैं, और मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है खुद पर। इस बात पर एक एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरी बड़ी माँ अमूमन जब जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो छोटे बच्चे उस शिशु को देखकर, सब नवजात शिशु को देखकर कहते हैं ना, इसकी आँखें इसके जैसी हैं, नैन नक्श, मुस्कान इसके जैसी है। ऐसा ही हमारे घर में किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था परिवार में। और ये सुनकर मेरी दादी माँ ने मुझे फिर से कुछ सिखाने के लिए कहा कि अभी तो ये जब नवजात शिशु है, ये इसे देखकर सब ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होगा और इसकी मस्तियाँ और शरारतों से जब घर वाले परेशान होंगे ना, तब ये घर वाले ही कहेंगे, पता नहीं किस पर गया है, हम पर तो नहीं गया है। इसीलिए अब जब मुझे मुझे मेरी मेरी दादी माँ के जैसे दिखने या होने की बात मुझसे लोग कहते हैं, मेरे रिश्तेदार या मेरे परिवार वाले, तो मैं मन ही मन दादी से कहती हूँ, अब तो आपको मुझ पर गर्व हो रहा होगा ना। हाँ, मेरी शरारतें और मस्तियाँ अब वैसी नहीं हैं, अब बदल गई हूँ मैं। मेरी बड़ी माँ की बातों में दुनिया का, जिसे कहते हैं ना, सार छुपा था। बड़ी गहरी बातें होती थी उनकी, पर आसान सरल शब्दों में। छोटी नाटी गोरी गोरी सी मेरी दादी माँ
ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थीं। स्वभाव से शांत और व्यवहार से बहुत संतुष्ट होती थीं। खूब सारी बातें, ढेरों बातें करने का शौक था उन्हें। फिल्में और टीवी देखने का तो जैसे मानो उन्हें मिल जाए टीवी तो बस उसे छोड़ती नहीं थी। खाना बनाने और खिलाने में उनका कोई जवाब नहीं था। सारा दिन सुबह शाम किसी न किसी काम में अपने आप को व्यस्त रखती थी, लगी रहती थी। पर अपने समय की मॉडर्न दादी माँ थी। मौके के अनुसार सजना संवरना और उम्र के अनुसार जैसे कुछ चेकलिस्ट होती है ना, जिसमें सब परफेक्ट होना चाहिए, वैसी उनकी चेकलिस्ट थी। और आज जीवन उन्होंने इसका पालन भी किया। उनका कहना था कि उम्र के अनुसार और उसकी ज़रूरतों को पूरा करना हम सबकी अपनी और जिम्मेदारी है। जीवन में जितने काश कम होंगे, उतने निराश कम होंगे। हर उस वाक्य के बाद शुक्र साईं सिंधी भाषा में ईश्वर को धन्यवाद देती। जहाँ परिवार से लेकर आस पड़ोस तक, रिश्तेदारों तक कुछ अच्छा सुनती या आशावान होती। शाम को जब लाइट्स ऑन करते तो प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर शुक्र साईं करती। और मेरे पूछने पर कि बड़ी माँ ट्यूबलाइट को देखकर कौन ऐसा करता है, उनका जवाब, घंटों गुल रहती बिजली और मई जून की गर्मियों में पंखे कूलर की ठंडी हवा को तरसते बरसते पसीने से जब बेहाल होते, तब कहती, ट्यूबलाइट को प्रणाम करने का मतलब पता चला। बिजली के साथ साथ मिल रही हर सुविधा का, सुख का, साजो सामान का महत्व समझो। ये तुम्हारा सौभाग्य है जो तुम्हें उपलब्ध है। कितनी सही और सटीक बात कही ना, जो हम आज देख ही रहे हैं। जो जितनी सुविधा में है उतनी दुविधा में है। ईश्वर का धन्यवाद करती रहो, ये बात हमेशा कहती और समझाती, हर बात बात पर। ईश्वर से एक बात याद आई। जब मेरी बड़ी माँ को किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु किसी की जानकारी नहीं होती ना, तो वो कहती, ईश्वर जाने। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी, शायद 4.5-5 साल की रही होंगी। मेरी बड़ी माँ के एक भतीजे दुबई में रहा करते थे और जब भारत लौटते तो हमारे घर जरूर आते, और उनका नाम ईश्वर था। मेरी बालक बुद्धि में ईश्वर यानी दुबई वाले अंकल। अखबार वाला आज अखबार नहीं डालकर गया, ईश्वर जाने। दूध वाला दूध नहीं देकर गया, ईश्वर जाने। ईश्वर जाने उन्होंने फोन क्यों नहीं किया, ईश्वर जाने वो कितने बजे की ट्रेन लेने वाले हैं। उनका हर वो पता नहीं चला या पता नहीं वाला वाक्य जो है वो ईश्वर जानता था। और मेरी बालक बुद्धि ये समझ नहीं पाती थी कि ये अंकल जो दुबई में रहते हैं, इन्हें भला सब कुछ पता चलता कैसे है। और फिर दादी जी से पूछने पर पता चला कि ये वो अंकल नहीं, कौन से वाले ईश्वर हैं। और दादी के अनुसार उसके अगले कुछ दिनों तक मेरे घर वाले लोटपोट होते रहे इस बात को सुनकर। कितनी सही बात कहती थी ना बड़ी माँ, ईश्वर जाने। हम सब तो वैसे ही उस ईश्वर की कठपुतलियां हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जब इतनी अनिश्चितताएं हमारे आसपास मंडरा रही हैं, एक वही है जो सब जानते हैं भविष्य के गर्भ में हमारे लिए क्या छुपा है। सच में ईश्वर जाने। ईश्वरीय कृपा में विश्वास रखने वाली मेरी बड़ी माँ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत शांत थी। जो मिलता था उसमें संतोष करने वाली महिला थी। मैंने कभी भी उन्हें गुस्से में या किसी के साथ जोर से बात करते हुए, ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। मेरे दादाजी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। मुझे लगता है यही कारण रहा होगा। मुझे भी यही समझाती थी, शांत हे माँ, शांति से जो होगा वो अशांति से कभी नहीं हो पाएगा। उनका कहना कि हम अपने आसपास हो रही घटनाओं या उसके असर को रोक नहीं सकते, पर हम उन पर अपनी ओर से दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं को तो बदल सकते हैं। बचपन से लेकर जब भी किसी कठिन परिस्थिति में होती या जब बात करने पर बड़ी माँ से जब भी कोई बात कहती, तो वो यही कहती कि जब स्थिति अपने अनुकूल ना हो ना, तो कुछ पल थम जाओ। जरूरी नहीं कि उस तूफान में जाना ही है या उस तूफान से उलझने की जरूरत ही है। कुछ भी अपनी मर्जी का ना होना, तो थोड़ी
ढील दे दो। हालात का क्या है, वो तो हम अपने अनुसार बना ही लेंगे। और हवा जब अनुकूल होती है ना, तो कागज की नाव को किनारा मिल जाता है। और जब जब मैं उनसे बात करती तो मुझे खुद ऐसा लगता कि क्या ना हिमा, जरा जरा सी बात पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रही हूँ। मेरे लिए जो बड़ी बात होती वो बड़ी माँ से बात करके बहुत छोटी लगती मुझे। और हमेशा सिंधी में कहती, जेको थियो भलो थियो, यानी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं अपनी बचपन की तो कभी बड़े होने तक की किरदार की इस कड़ी में आपको अपने साथ बांधे कहाँ लिए जा रही हूँ। आप मेरे साथ यादों की नाव में हैं, और मैं जिस अपनी बड़ी माँ के साथ उनके प्यार दुलार की बात कर रही हूँ, आप सब भी अपनी बड़ी माँ नानी माँ के प्यार दुलार संस्कार खट्टी मीठी बातों उनकी यादों में सराबोर हो रहे होंगे। जी, कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताते जाइएगा, मुझे पढ़कर, और मैं उनका जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और सिर्फ घर वाले या परिवार या रिश्तेदार नहीं, आस पड़ोस वाले भी उनसे आकर उतने ही अपनेपन और प्यार से मिलते थे और कहते थे, आंटी जी आपसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है। ऐसी थी। और हमारे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद दुआ के साथ साथ ही तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये उन्हीं की कृपा तो है। और अगर अपने बचपन में नज़र डालें या देखते हैं तो हम सब उनकी परछाई ही तो हैं अपने बड़े बुजुर्गों की। हमसे अगर हमारी कोई स्वभाव या आदत की कोई बात करता है, अच्छी या बुरी, तो हमारे मुंह से अनायास यही तो निकलता है बचपन से, या हाँ हम ऐसे ही हैं, या बचपन से हमने ये सीखा या ये जाना, या हम ऐसे करते आए हैं। अ, कितने लकी रहे हैं ना हम लोग, 70 80 या कुछ हद तक कहें तो 90 के दशक की जनरेशन, जहाँ घर वालों ने फोटो तो कम खींची कैमरा से, लेकिन यादें हमें ढेर सारी दी। दादा दादी नाना नानी का प्यार दुलार, उनकी अटेंशन कितना ज़रूरी है एक बच्चे के समग्र विकास के लिए, वो तो हम देख ही रहे हैं। आजकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स डॉक्टर्स सब कहने लगे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान, उनका घर परिवार में होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। क्योंकि वो समय के साथ साथ वो धरोहर देते हैं जिसे आगे बढ़ने वाली पीढ़ी की नींव डाली जाती है, उसे मजबूत बनाया जाता है। अ, नींव से याद आया, मेरी बड़ी माँ ने भी मेरे और मेरे भाई को, अपनी जड़ों को हम समझें जानें, उससे जुड़े रहें, चाहे जहाँ भी रहें। बड़ी माँ कहती थी कि खुद को जानोगे, खुद को समझोगे, तभी तो दुनिया में अपनी जगह बना पाओगे, लोगों को समझोगे। भला कभी देखा है बिना जड़ का पौधा, उसे लंबा मोटा ताजा पेड़ बनते हुए? फल फूल फल फूल पाया है कभी वो? दे पाया है किसी को फल या फूल या छांव? इसीलिए अपनी मातृभाषा सीखनी बोलनी आनी ही चाहिए। घर से देश से बाहर निकलोगे तो दुनिया की भाषाएं और बोलियां तो सीख ही लोगे। मातृभाषा तो घर में ही सीखोगे। और फिर हमें सिखाई गई सिंधी भाषा। नियम बना दिया गया कि बोलोगे बात करोगे तो सिंधी भाषा में ही, सही हो या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजाल है कोई हमारी बात का जवाब देता हो। ये नियम पूरे घर के लिए था। कितने नाटक करते थे मैं और मेरा भाई ना बोलने के लिए, लेकिन जवाब ही नहीं मिलता था। और ऐसे सीखी हमने अपनी मातृभाषा। दादी कहती थी मातृभाषा माँ है और बाकी सब भाषाएं मासियां। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं मील का पत्थर साबित हुआ। मेरा झुकाव भाषाओं की ओर जो है वो इसी कारण बना, और मैं कह सकती हूँ कि हिंदी भाषा की शिक्षिका बनने का यही कारण रहा। और मैं अपनी कक्षा में आज भी अपने छात्रों से अपनी दादी की बात शब्दशः दोहराती हूँ कि मजबूत बनो, भाषा का क्या महत्व है जीवन में, और अपनी जड़ें मजबूत बनाओ, पेड़ बनो, छायादार पेड़ बनो। अम, यहाँ जुड़े लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। बताइएगा, क्या आप लोगों को याद है दूरदर्शन पर कृषि दर्शन आया करता था? पता नहीं अब आता है या नहीं। किसान भाइयों के लिए वो कार्यक्रम होता था, उन्हें समर्पित। अब भी आता है या नहीं बताइएगा ज़रूर।
मेरी बड़ी माँ जो है ना, वो कृषि दर्शन देखना कभी नहीं भूलती थी। जैसा कि कहा मैंने, शाम को 7 बजे। और मेरा ये पूछना, बड़ी माँ कहने को हमारे घर के आंगन में 8 या 10 पौधे हैं, उसके लिए खाद, कीटनाशक, पैदावार, कटाई ये सब क्यों देखती हैं? उनका जवाब होता, ये जो प्लेट में हमारी रोटी आती है ना, ये इन किसान भाइयों की देन है। सोचो, ये यदि अन्न ना पैदा करें तो खाओगी क्या? और भोजन की बर्बादी खून की बर्बादी समान होता है। उन दिनों आसपास मैंने सर पर बहुत गहरी चोट खाई थी। शायद कुछ टीके लगे थे और खून बहुत बहा था। तो उन्होंने उसके साथ इक्वेट करके मुझे समझाना शुरू किया और ये आदत में शामिल हो गया। थाली में उतना ही लो जितना खा सकती हो, दोबारा लेने पर कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जो जूठा हो गया वो बर्बाद होगा। और जब तक थाली में पड़ा भोजन खत्म नहीं होता था, प्लेट रखने की, वापस करने की हमें अनुमति नहीं होती थी। खत्म करो तब। और ये आज तक हमारी आदत में शामिल है, लेकिन इस आदत से चीन में मैं और मेरे पतिदेव एक अजीब स्थिति में फंस गए। हम चीनी मित्रों के साथ रेस्तरां में खाना खाने गए, तो खाना खत्म हुआ, हमारी प्लेट में दोबारा परोसा गया। फिर खत्म, तीसरी बार। हमने कहा, क्षमा कीजिए, नहीं खाया जा सकता हमसे। तो हमारे चीनी मित्रों ने हमें बताया कि चीन में ये माना जाता है कि यदि आपकी प्लेट खाली है, तो अभी आपकी खाने की और इच्छा है, और अगर आपने प्लेट में खाना छोड़ दिया, आपका मन और पेट भर गया। फिर क्या, फिर जितने भी वर्ष हम चीन में रहे, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं थोड़ा पत्ते का टुकड़ा, लहसुन छोड़ देते थे, ये कहने के लिए कि हाँ, कि हम खाना बर्बाद नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मन और पेट दोनों भर गया है। बहुत बहुत ज़रूरी है इस बात का ज़िक्र करना, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो शुरू से ही भोजन की बर्बादी के लिए हमेशा से मना किया जाता है। गीता में भी कहा गया है कि भई, भोजन जो है ईश्वर भोजन के रूप में हमारी क्षुधा मिटाने के लिए आते हैं। और यहाँ आज ही, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अभी सिंगापुर के समाचार पत्र में खबर छपी कि हर साल यहाँ $300 मिलियन तक भोजन बर्बाद होता है, घरों में केवल, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। और यहाँ की सरकारें गुज़ारिश कर रही हैं कि अन्न की बर्बादी रोकें, ना करें ऐसा, ना करें, जितना चाहिए उतना ही बाज़ार से खरीद कर आएँ। और अ, बड़ी माँ जो थीं, वो जब हमारे यहाँ सब्ज़ी वाले, फल वाले या जो रिक्शे वाले आते थे, उनसे कभी कभी मोल-भाव नहीं करती थीं। उनका कहना था कि असली खून-पसीने की कमाई इनकी है, शारीरिक श्रम ये करते हैं, घूम-घूम कर। इनकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इसलिए जब भी कभी भी लौटती थीं, रिक्शा से उतर कर पैसे देती और कहती, भैया रुको, पानी पी कर जाओ। या घर पर डाकिया आता तो उसे बिना पानी पिलाए नहीं भेजती। बड़ी माँ कहती थी कि ये हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, तो हम इनके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं। और घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जो है, उसे कभी भी बिना खिलाए-पिलाए दादी नहीं भेजती थी। कहती थी, ईश्वर का रूप है और ईश्वर ने इन्होंने हमारे यहाँ भेजा है। और अ, कितनी बार जब मैं फिर से वही छोटी थी, फ़ोन जब पड़ोसी सुनने आते थे, उनको भी कुछ न कुछ खिलाकर ही भेजती थी। और वो आंटी फ़ोन वाली और कुछ न कुछ खिलाने वाली आंटी के नाम से भी मशहूर थीं अपने मोहल्ले में। बहुत प्यार और अपनापन था उनके स्वभाव में। अ, जब मैं शादी के बाद घर लौटी, तो पहली बार गई थी, तो शायद कुछ खाने की इच्छा नहीं थी या मैं खा नहीं रही थी, वो मुझे खिलाना चाहती थीं। तो उन्होंने सिंधी भाषा में कहा, "धीअ कोन खाईंदी त खंभ हिली वेंदा", यानी खंभे हिल जाएँगे, जड़ें हिल जाएँगी अगर बेटी नहीं खाएगी तो। और फिर बहुत प्यार से मीठी रोटी की चूरी बनाती देसी घी डालकर और अपने हाथों से खिलाती। लेकिन ये सब तब तक होता था जब तक बालिका वधू धारावाहिक जीवन में नहीं आया था। जिस समय बालिका वधू आता था, बड़ी माँ और बालिका वधू की दादी सा, ओ माय गॉड, जब ये दो दादियां मिल जाती थी ना, तो डायनामाइट बन जाती थी। चाहे कोई मिलने आए, चाहे कुछ भी हो जाए, दादी सा तो कि उनके दर्शन के बिना तो दादी माँ छोड़ती नहीं थी किसी को, करने ही पड़ते थे हमें उनके दर्शन। और उनके संवाद सुनकर बराबर प्रतिक्रिया देती थी मेरी बड़ी माँ।
बड़ी माँ और दादी साहब एक दूसरे से मीलों दूर बैठी सहेलियां सी प्रतीत होने लगी थी। मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरी बड़ी माँ मुझे इग्नोर कर रही है दादी साहब के लिए। वर्ष 2000 में भी जो प्रवेश कर गए थे, दादी का बदलना समय की मांग था। हद तो तब हो गई जब रिश्तेदार भी बालिका वधू के शुरू या खत्म होने पर फोन करते थे। पता था दादी माँ बात ही नहीं करेंगी। फोन पर भी जब बात करती थी ना, तो चेहरे पर मुस्कान और आवाज में ऐसी आत्मीयता रहती थी जैसे सामने ही बैठकर कोई उनसे बात कर रहा हो। और मुझसे तो जब बात करती थी फोन पर, तो उनकी आवाज तेज हो जाती थी और जरा जरा वॉल्यूम जो था उनका तेज हो जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल पर ना आवाज देर से और धीमी पहुंचती है, इसलिए मेरी आवाज का वॉल्यूम तेज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, टीवी फिल्में का देखने का बहुत शौक था मेरी दादी माँ को। साड़ियाँ भी तकरीबन हीरोइन स्टाइल की खरीदती थी और कपड़े भी उन्हीं के जैसे होते थे। ये शौक भी मुझे दादी से अपनी विरासत में मिला। शनिवार रात और रविवार शाम को दूरदर्शन पर फिल्म आती थी। मैं और बड़ी माँ शनिवार रात की फिल्में साथ बैठकर देखते थे। राज कपूर, अशोक कुमार, दिलीप कुमार की वो ब्लैक एंड वाइट वाली समय की फिल्में। रात को पूरा परिवार सो जाता और हम दोनों फिल्में देखते। और आज भी जब मुझे पता चलता है कि टीवी पर इस समय पर कोई मनपसंद फिल्म आने वाली है, तो मैं काम निपटा कर बैठती हूँ। पतिदेव को बहुत अजीब लगता है कि कौन करता है आज के समय में ऐसा, जब चाहिए जो चाहिए जिस समय चाहिए फिल्म देखो। लेकिन जो मज़ा उसमें है ना, वो किसी और में नहीं। और फिर जब जब फ़िल्में देखती, गानों के बीच में मैं दादी माँ से सवाल करती थी, दिलीप कुमार, अशोक कुमार और उनके संघर्ष या लड़ाई या कुछ ऐसे देखते हुए, तो बड़ी माँ उनमें भी कोई ना कोई मुझे सीख दे देती थी। हीरोइन के स्टाइल में बोलती थी, संघर्ष को अपना जुनून बना लो। और मैं दादी को देख देख कर हंसती और लगता है ये दादी वही है ना, वो जो सुबह घर में थी और ये रात को मेरे साथ जो फिल्म देख रही हैं। मृत्युशैया या ऐसा कोई सीन आता, तो भी दादी ने समझाया कि किसी के जले जाने पर ऐसा होता है। बलराज साहनी मेरी बड़ी माँ के फेवरेट हीरो हुआ करते थे। उनकी बहुत बड़ी फैन थी। अनपढ़ फिल्म हम दोनों दादी पोती ने एक ही साथ एक रात को देखी, जिसमें शायद माला सिन्हा जो थी वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और धर्मेंद्र को कोई गलत दवाई दे दी थी। ओह! फ़िल्म ख़त्म होने के बाद देर रात तक बड़ी माँ और मैं बातें करते रहे। शिक्षा का महत्व समझाया उन्होंने मुझे उस रात को। उनका कहना है था कि शिक्षा जो है ना, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अमूल्य पूँजी है, जिसका मुनाफ़ा जीवन भर मिलता है। जब तुम ज्ञान के पीछे दौड़ोगी, तो नंबर अपने आप तुम्हारे पीछे आएँगे। जीवन में हमेशा विद्यार्थी बनी रहना, कुछ न कुछ सीखती रहना और ये मत सोचना कि ये सीख कर क्या मिलेगा। कोई भी सीखी हुई चीज़, शिक्षा, ज्ञान, जानकारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए सीखती रहना। और मेरी हर सफलता और असफलता को सेलिब्रेट करती थी। कुछ सीख कर ही निकली हूँ ना, पास या फेल क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कोई चीज़ बेकार नहीं जाती। बड़ी माँ कहती थी कि साइकिल मुझे बड़ी माँ ने ही खरीद कर दी थी और चलाना भी उन्होंने ही मुझे ज़बरदस्ती सिखाया था। तो उनका कहना था कि जैसे साइकिल सीखी है ना, तुम इसे जीवन भर नहीं भूलोगी, पढ़ाई भी ऐसे करो। कहाँ की हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई, भूल-भाल गए। तो साइकिल सीखी कभी नहीं भूलोगी, पढ़ाई भी ऐसी ही करना। शायद तब से मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा था। बड़ी माँ की बातों में ना जादू सा था या मज़ा सा आता था सुनने में, वो किस्सा गोई की तरह। इसलिए हमारे घर में कोई 1 घंटे के लिए आता था, 3-4 घंटे से पहले नहीं जाता था। दोपहर का भोजन, शाम की चाय पिलाने के बाद ही भेजती थीं किसी को। उनकी बातों में सब मस्त हो जाते थे। घूमने-फिरने का भी बहुत शौक था। कहीं कोई समारोह, उत्सव, शादियाँ हों, दादी शामिल ज़रूर होती थी। सिंधी भाषा में कहती थी कि घणे खाइन खां डिठो भलो, कि कोई खाने पीने के लिए नहीं जाता, मिलने जुलने हालचाल जानने के लिए जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जब बड़ी माँ के साथ जाती तो देखती किस तरह उनके आस पास उस समारोह या उत्सव में लोग इकट्ठा हो जाते। हर एक
व्यक्ति उनसे आदर सम्मान के साथ मिलता, छोटा या बड़ा, और वो भी उनसे वैसे ही मिलती। आकर मिलते और हर एक से हालचाल पूछती, जानती, इत्मीनान से, आराम से। कोई जल्दी नहीं होती थी उन्हें। हम जब बच्चे होते थे बोर हो जाते थे, बड़ी माँ चलो ना प्लीज, हो गया। और इसी तरह रिश्तों का सम्मान, उन्हें बनाए रखना, उन्हें संजोए रखना, जोड़े रखना, ये भी बड़ी माँ से सीखा। इसलिए मेरे कम दोस्त बने, लेकिन जितने भी हैं बचपन से वो आज तक हैं। बने रहना मित्रों। और साथ में वो ये भी कहती थी कि अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो यकीनन रोएगा। शादी ब्याह से लौट कर आते तो अपने दिनों, पुराने दिनों को याद करती, कैसे एक एक महीना हम तैयारी करते थे, बेटियां आ जाती थी घर की, एक एक महीना तैयारी होती थी। सुविधाएं कम थी लेकिन खुशियां बहुत ज़्यादा होती थी। कितने किस्से सुनाती थी। और अ, अब जब आज की इन दिनों की शादियां, या उस समय जब होती थी शादियां, उनमें जब वो आडंबर देखती थी या देखती थी कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो वो कहती थी जेब काटने से अच्छा है नाक कटवा लो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा आडंबर करना हो, अपनी जमा पूंजी भी लगा देनी हो, पैसे की बचत का महत्व वो भी बड़ी माँ ने समझाया कि आगे जाकर हाथ तंग हो उसके लिए क्या ज़रूरत है इतना फालतू खर्चा करने की। और फिर जब अपने पुराने दिनों को याद करती, उन दिनों को याद करके आंखों में आंसू आ जाते। और जब मैं घर जाती मायके, तो मुझसे कहती कि हम तो एक एक दो दो महीना रुकते थे, तुम 10 दिन भी नहीं रुकती। इमोशनल हो जाती थी उसके बाद मेरी दादी माँ। जितनी अपनी जड़ों से जुड़ी थी या जुड़ी रहती थी, उतनी समय के अनुसार खुद को मॉडर्न बनाती और बदलती गई। मेरी बड़ी माँ फिर भी, मेरे दादाजी उनसे यही कहते, दुनिया बहुत चालाक है और तुम बहुत भोली हो। बच्चों के साथ उनके जैसी और बड़ों के बीच उनके जैसी हो जाती। घर में चहल पहल बड़े बुजुर्गों से ही होती है। 11 साल पहले उन्हें खो दिया, लेकिन उनके दिए लाड प्यार संस्कार, उनकी हर एक बात जो दिल दिमाग में यूं बस रच छप गई कि उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो रिक्त स्थान मेरे परिवार के लिए कोई नहीं भर सकता। लेकिन आज मेरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है। ये उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी, हमें मिलती रहेंगी। ऐसा कोई दिन नहीं है जब जब हम उन्हें याद नहीं करते। और दुआओं को भी लेकर वो यही कहती कि दुआओं का रंग नहीं होता, लेकिन ये रंग ज़रूर लाती है। जब भी हम सब, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो कितना समय हम लोग दादी की ही बातों में बिता देते हैं। बड़ी माँ ऐसा करती थी, बड़ी माँ होती तो ऐसा होता। और आज भी जब मैं घर जाती हूँ तो अपनी मम्मी से फरमाइश करती हूँ, बड़ी माँ की चूरी खिलाओ, बुआ से कहती हूँ सतपुरा बनाओ। घर लौट कर उनकी कमी बहुत खलती है, घर खाली खाली सा लगता है आज भी। जब जब लौटती हूँ, जब लौटती थी दादी होती थी जब, तो सौगात में बेहतर इंसान बनने के गुर व गुण ले आती थी। अब वो नहीं मिलते मुझे। घर गृहस्थी से काम के क्षेत्र की जिम्मेदारी कैसे अच्छी तरह निभाऊं वे सहज समझाती थी। वे कहती कि तुम जो भी करती हो, अगर दुनिया में इतना सा भी फर्क पड़ता है तुम्हारे योगदान से, उसे करती रहो। और ये मत सोचो कि जो तुम कर रही हो वो सिर्फ अपने लिए कर रही हो। तुम जो भी काम करती हो वो मैं, मेरा नहीं, इस दुनिया को दे रही हो। तुम्हारे काम से किसी को कोई भी फर्क पड़ता है, भले के लिए, अच्छे के लिए, कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है, उसे ज़रूर करो। अंग्रेज़ी बोलने का बहुत शौक रखती थी, वो भी टीवी और फिल्मों की देन थी। जहीं जहाँ कहीं कोई अंग्रेज़ी का शब्द उन्हें समझ आता था या नहीं आता था, उसके सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पकड़ती थी और प्रोनाउंसिएशन शब्द बिल्कुल सही बोलती थी। बहुत शौक रखती थी अंग्रेज़ी बोलने का भी। अब जुदा है वो हमसे, लेकिन यादों में तो हमेशा साथ रहेंगी। उनका कहना था, नियत साफ होगी तो मंजिलें साथ होंगी। सिंधी में कहते हैं, नियत बद रोटी रद्द, यही इसका मतलब होता है। अब तभी तो अतीत शब्द नहीं, गुजरे एहसासों की एक दुनिया है।
अतीत की यादों को भला चंद शब्दों में कैसे ढालूं? ये तो सुंदर एहसासों का गुलदस्ता है। समय के साथ पुरानी यादें, सीखी बातें साथ चलती हैं संग हमारे। कभी चिर परिचित संग खुल जाती यादें, बातों संग इठलाती यादें। किरदार की चौथी कड़ी को समाप्ति की ओर लाते हुए जब आज मैं अपनी मम्मी को अपने पोते के संग लाड लड़ाते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ी माँ नजर आती हैं। आज की बड़ी माँ पोते के संग गैजेट्स पर बिजी होती हैं। पोता अपनी दादी को टेक सैवी बनाने में जुटा हुआ है। पर मोह, प्यार, दुलार सब वैसा ही है। ये देख बड़ी माँ पोते के बीच की टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है उनके बीच, पर ना ही कभी आ पाएगी। मीठी चूरी दादी पोते के बीच वही है। और हैरानी होती है कि अभी वो बहुत छोटा है लेकिन चूरी का स्वाद उसे बहुत भाता है। हाँ, और जब वो भी पैदा हुआ तो सबने देखकर यही कहा कि अरे ये तो बिल्कुल परदादी जैसा दिखता है। सब कुछ उसके नैन नक्श मुस्कान वैसे ही हैं। और उसके साथ साथ उसे भी साफ सफाई का उतना ही शौक है। अभी तो बहुत छोटा बालक है। दादी कहती थी, किरदार देखना हो तो सूरत न देखिए, सीरत देखिए। मिलता नहीं जमी का पता आसमां से। जीवन के सबसे अहम किरदार से आपकी मुलाकात, आपको अपने साथ यादों की नाव में बैठाकर सैर करवाकर मैं आप सबके साथ अपना बचपन दोबारा जी आई। मुझे लगता है कि मेरा समय अब पूरा हो रहा है, तो समय की मांग कहती है कि मैं समाप्ति की ओर बढ़ूं। तो इस मंच पर डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का साधुवाद और अन्य सभी मित्रों का, जो रविवार की शाम को समय निकाल कर यहाँ आए और आपने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, मुझे देखा। आप सबके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूंगी और उनका जवाब भी लिखूंगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस साधारण लेकिन असाधारण आदरणीय किरदार से आप खुद को जोड़ पाए। जिंदगी में सब मिले ये जरूरी नहीं, बस इतना मिले कि उसकी कद्र कर पाए। आप सभी श्रोताओं, दर्शकों का बहुत 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 आभार। हिंदगी हिंदी है जिंदगी से डॉक्टर ऋषि जी, आभार आभार। बहुत बहुत आभार आपका। आपने मुझे किरदार से जोड़ा, यहाँ बुलाया, ये मौका दिया। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि। इस मंच पर भेंट होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका ऋषि जी। विनीता जी नमस्कार, धन्यवाद जी। आपको भी प्यार, धन्यवाद। अंशु जी, ऋषि शर्मा जी, अभिनंदन, अद्भुत। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मुझे भी अपनी दादी की हर बात याद आ गई, अलका जी। जी, सफल रहा ये किरदार। हमें भी यही अनुभव हुआ जी ऋषि जी। जी, अंशु जी, ऋषि जी, रेखा जी, अतीत सुंदर यादों का गुलदस्ता। जी, बहुत धन्यवाद। ओ मधु दी, धन्यवाद। सुषमा जी, धन्यवाद। अंशु जी, त्रिलोकनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, विदिशा जी, त्रिलोक जी, जी सचमुच। जी त्रिलोक जी। सुमित्रा जी, जी, दुआओं का रंग नहीं होता लेकिन वो रंग लाती हैं। जी,
जी, अंशु जी, बातों के एहसास ज़रूर साथ में हैं।